प्रयोजनाणम। देखो, हम लोग शोध की कार्यशाला कर रहे हैं। इसका मतलब है, दूसरे शब्दों में कहें तो हम प्रामाणिक लेखन कैसे करना ये सीख रहे हैं। हम किसी भी बात को अच्छे से कैसे लिखें, शोध पत्र कैसे तैयार करें, ये सीख रहे हैं। मैंने छोटे छोटे शोध पत्र लिखने की कोशिश की है और वो कुल मिला के तो जाने कितने 300 से ज़्यादा लेख मैंने लिखे हैं। लेकिन मैंने अभी इन दिनों उन सब लेखों का संग्रह तैयार किया है। जैसे ये किताब बनाई है जैन न्याय प्रदीपिका। इसमें न्याय से संबंधित 50 लेख हैं। ये जैन आचार प्रदीपिका, इसमें आचार माने चरणानुयोग से संबंधित 60 लेख हैं। ये है जैन दर्शन प्रदीपिका। इसमें फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी, दर्शन और अध्यात्म से संबंधित 60 लेख है। अभी आगे और किताब तैयार हो रही है। अब इसके बाद साहित्य प्रदीपिका आएगी, इतिहास आएगा। ये कुछ मैंने बहुत लेख लिखे हैं, उनमें से धीरे धीरे फाइनल करके, संपादन करके, उनको एक बार फिर से देख करके ये किताबें तैयार कर रहा हूँ, ताकि लोग आने वाले इनको देख सके और अच्छे लेखक बनने की कुछ तो शुरुआत कर सके। तो ये 3 किताब अभी छपी है। ये तीनों मैं यहाँ के लिए लाया हूँ। ये यहाँ पर लाइब्रेरी में रहेगी। आप सब लोग इनको पढ़ना और इससे लाभ उठाना। और अभी मैं इसी में से एक लेख आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इनमें से एक लेख, ये 3 किताबों में करीब 180 लेख से 170 लेख तो इन 3 में है। उनमें से मैं एक लेख पढ़कर आपको सुनाऊंगा। उस लेख का नाम है विद्यार्थी के सट आवश्यक। अपन लोग विद्यार्थी बने और कैसे अपन अच्छे से बातों को समझे, इसके लिए मैंने एक बहुत खास लेख लिखा है, विद्यार्थी के सट आवश्यक। आपने श्रावक के सट आवश्यक सुने होंगे, आपने मुनियों के सट आवश्यक भी सुने होंगे, पर आज मैं आपको न श्रावक के सुना रहा हूँ न मुनि के सुना रहा हूँ। आज तो मैं विद्यार्थी के सटा। अपन सब विद्यार्थी है ना, शोधार्थी है ना। अपन तो जिज्ञासु हैं, तत्व ज्ञान के अभिलाषी जीव। कैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करे, ये मैंने सोच समझ करके, जो मेरी समझ में आया, वो एक छोटा सा लेख तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दो। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको, मुझे विश्वास है, बहुत अधिक लाभ होगा। बहुत अच्छे लेखक आप बन जाओगे। लेकिन इसको थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या टाइटल रखा मैंने लेख का? विद्यार्थी के सट आवश्यक। सट आवश्यक की चर्चा शास्त्रों में जो आई है, उसका मतलब है 6 काम जो रोज अवश्य करना चाहिए। आवश्यक किसे कहते हैं? जो रोज अवश्य करना चाहिए, उसका नाम है आवश्यक। आपने श्लोक सुना होगा, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने। मैंने अपने जीवन में आज मेरे पास जो कुछ ज्ञान है वो कैसे है, मुझे मेरे विद्यार्थी पूछते हैं
सब पूछते हैं। तो मैंने जैसे आज मेरे पास जो कुछ ज्ञान प्राप्त है वो कैसे प्राप्त है, वो इस लेख से ही प्राप्त है। अगर आप भी इसका अनुकरण करोगे तो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना है। और मैंने इसके लिए एक श्लोक भी लिखा है, खुद ही एक श्लोक बनाया है पहले संस्कृत में, उसी की तरह। श्लोक सुनो आप। वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः लेखनम पाठनं चापि षट्कर्माणि दिने दिने। ये मैंने श्लोक लिखा है। क्या अर्थ है इसका? लगेगा? है उम्मीद? लग जाएगा तो सब देख लेंगे ना श्लोक सब, फायदा हो जाएगा सबको। आधुनिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। पुराने जमाने में पढ़ते थे, आप सुनना पड़ता था। अब आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे तो भेजा था। व्हाट्सएप वेब करे रस्ता ओपन सर. हाँ व्हाट्सएप नेट चालत नाही. कोणता नेट आहे? वोडाफोन. हे जिओ कनेक्ट नाही यूज. व्हाट्सएपवर टाकून द्या ना सगळ्यांचे. ते यूएसबी द्या आणि तो ग्रुपवर टाकून द्या. ग्रुप पर डाल ये भी सही है, ग्रुप पर डाल। पूरा आगे हो सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ग्रुप पर भी देख सकते हैं। आया ना? वो नेट नहीं चल रहा है, नेट नहीं डिलीट कर रहा है। अभी ये पेयर हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप पर तो आ ही जाएगा। आया ना विद्यार्थी के छठावश्यक। इसमें देखो सबसे पहले एक श्लोक है, वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः लेखनम पाठनं चापि षट्कर्माणि दिने दिने। अब देखो पढ़ता हूँ, आपको पढ़ने से सब लोग यहाँ पर बुद्धिमान बैठे हैं, जनरल पब्लिक नहीं है, इसलिए पढ़ने मात्र से सब समझ में आएगा। यह श्लोक मैंने अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए लिखा है। इसमें विद्यार्थी के दैनिक षट आवश्यक कर्म बताने का प्रयास किया गया है। शास्त्रों में श्रावक एवं श्रवण के षट आवश्यक कर्म बताए गए हैं और उनके नित्य अनिवार्य रूप से पालन करने की बारंबार प्रेरणा भी दी गई है। यहाँ मैंने उसी तर्ज पर विद्यार्थी के षट आवश्यक कर्मों का विधान बनाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि जो विद्यार्थी इन षट आवश्यक कर्मों का नित्य पालन करेगा वह अवश्य ही उत्तम विद्यार्थी सिद्ध होगा। अतः सभी विद्यार्थियों को इन षट आवश्यकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी के षट आवश्यक कर्म निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? 6 काम। नंबर 1 वाचन, नंबर 2 श्रवण, नंबर 3 स्मरण, नंबर 4 प्रच्छन, नंबर 5 लेखन और नंबर 6 पाठन। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो जरा। मैंने प्रायः देखा है कि कुछ विद्यार्थी सुनते तो बहुत हैं पर हमेशा केवल सुनते ही सुनते रहते हैं। बस कभी मूल ग्रंथों को उठाकर आद्योपांत पढ़ते नहीं हैं, जबकि पढ़ने से ही मूल विषय वस्तु
सांगोपांग भली भांति समझ में आती है, मात्र दूसरों से सुनने से काम नहीं चलता। अतः उत्तम विद्यार्थी का प्रथम आवश्यक कर्म है कि वह नित्य कुछ क्रमबद्ध रीति से अध्ययन करे, शास्त्रों का निर्दोष वाचन करे। इससे विद्यार्थी में अनेक गुण विकसित होते हैं। आपको नहीं लगता समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, खाली सुनते हैं, बस उनको सुनवा लो, प्रवचन सुन लो, लेकिन पढ़ते नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। पढ़ना चाहिए, और इसमें लिखा आद्योपांत पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी आज कुछ पढ़ दिया, आज कुछ नहीं, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, मूल ग्रंथों को। 3-4 बात कह दी। मूल ग्रंथ पढ़ो, आद्योपांत पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, ये पहला आवश्यक है। पढ़े बिना कभी कोई विद्या अर्जन अच्छे से नहीं कर सकता। नंबर 2, इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, पर हमेशा केवल पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, कभी किसी विद्वान को सुनते ही नहीं है, जबकि ज्ञानी जनों को सुनने से बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखित शब्दों की गूढ़ता और व्यापकता का अनुमान विद्वान वक्ताओं को सुनने से लगता है। अतः उत्तम विद्यार्थी का ये भी एक आवश्यक कर्म है कि वो नित्य विद्वज्जनों के व्याख्यान आदि का श्रवण भी अवश्य करे। इससे विद्यार्थी में अनेक गुण विकसित होते हैं, तथा ये श्रवण भी किसी एक ही वक्ता का नहीं होना चाहिए, अपितु अनेक विविध वक्ताओं का होना चाहिए। तभी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि उससे हमारे अंदर अनाग्रही एवं समीक्षात्मक दृष्टि का विकास होता है। पहला कहा पढ़ना चाहिए, दूसरा कहा सुनना चाहिए। और सुनने में पहले तो कुछ लोग ऐसे हो देखे मैंने, तो बस पढ़ते ही पढ़ते रहते, अपने घर में कमरे में बंद रह के बस पढ़ना, कहीं जाते नहीं। बड़े बड़े विद्वान आसपास आते हैं तब भी नहीं जाते, जाने कैसी बीमारी लगती है। उनको जाना चाहिए। चीन में एक कहावत है, 30 किताबें पढ़ने से ज़्यादा फायदा किसी विद्वान की 30 मिनट संगति करो तो हो जाता है। इसलिए विद्वान से सुनना चाहिए। वो जो चेहरे से बोलता है बहुत सारी बातें हैं, और दूसरी बात कही कि सुनना तो चाहिए, लेकिन कुछ लोग सुनने वाले ऐसे मिलते हैं, बस एक ही आदमी का सुनेंगे जिंदगी भर, हम तो दूसरे का नहीं सुनते किसी का। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। आप विविधता को सुनो। एक को सुनने से आदमी में व्यक्तिवाद, आग्रह आदि गुण पैदा, दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए विविध वक्ताओं को सुनो, और बहुत शोध की दृष्टि से पढ़ो, सुनो, समीक्षात्मक दृष्टि से सुनो, किसमें क्या कमी है वो भी देखो। देखो 2 काम होते हैं, कमी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। एक तो नीति का उपदेश है कि कभी किसी की कमी मत देखो, लेकिन मैं तो कहता हूँ अपन तो शोध कर रहे, जरूर देखो। कमी नहीं देखोगे तो कैसे सुधारोगे? मेरी इन किताबों में देख करके अगर आप कमी नहीं निकालोगे तो आप कैसे बढ़िया लेखक बनोगे? एक विद्वान, मैं तो कई दफे प्रवचन सुनता हूँ तो भी देखता हूँ कहाँ गड़बड़ चल रही है। आपको उसकी कमी भी देखना आना चाहिए। उससे द्वेष मत करो, लेकिन समीक्षा तो करो। कहाँ, अरे ये ऐसे बोलते तो और अच्छा रहता, एक बात रहती तो और अच्छा रहता, इतना तो देखना चाहिए ना। तो दूसरा गुण है सुनना, पहला है पढ़ना।
वाचनम श्रवणम भक्त्या, भक्ति पूर्वक। फिर तीसरा, कुछ विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर कभी लक्षण, परिभाषा, भेदोपभेद, गाथा, श्लोक आदि कुछ कंठस्थ ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी कमी है। इसके कारण वे विषय वस्तु की ठीक से परीक्षा, तुलना आदि नहीं कर पाते हैं। पिछला पाठ याद रहे तभी अगला ठीक से समझ में आता है। अतः स्मरण करना, कंठस्थ करना भी उत्तम विद्यार्थी का एक दैनिक आवश्यक कर्म होना चाहिए। तीसरा है, कुछ कंठस्थ रोज करो। लक्षण, परिभाषा, श्लोक, रोज एक श्लोक का नियम बना लेना चाहिए। हम तभी खाना खाएंगे, तब जा करके आपको आपके कंठ में विद्या बसनी चाहिए। आप ये जो काम कर रहे हो ना, छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, खाली प्रवचन सुनने नहीं आए हो। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले आए हो। यहाँ पर 500 रुपये दे करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने आए। ये फीस ज्यादा होनी चाहिए थी। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी, मामूली काम नहीं है। जो आप लोग अभी सुन रहे हो ना, अभी पहली बार जो सुन रहा होगा ना, उसको अभी कई दफे किसी को महिमा नहीं आती है, लेकिन जब आएगी तो पता चलेगा ये क्या चीज है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। रोज कुछ कंठस्थ किए बिना काहे, इधर सुना इधर निकाला, चलते बनते हैं झाड़ के, ऐसे नहीं काम चलता। अगर आप ये जो मैं काम बता रहा हूँ ना, ये आप करोगे तो 1 साल में उतना फायदा हो जाएगा जितना 10 साल में नहीं होता है। 10 साल की आपकी रूटीन पढ़ाई एक तरफ, और मैं जो बता रहा हूँ वैसे करोगे तो 1 साल की पढ़ाई एक तरफ। इतना फायदा हो। रोज कुछ ना कुछ कंठस्थ करो। अरे कितने हो जाएंगे, रोज एक श्लोक याद करो तो कितने होते हैं। सूत्र याद करो, सब याद करो, कंठस्थ करना चाहिए। परिभाषाएं नहीं हो तो परीक्षा कैसे करोगे? लक्षण याद नहीं हो तो शोध पत्र किस आधार पर लिखोगे? शोध पत्र में कंठस्थ विद्या ही काम आती है। रेफरेंस कहाँ से? जब हम लिख रहे हैं तब थोड़ी रेफरेंस दिखेंगे। रेफरेंस दिमाग में होते हैं, लिखते समय आ जाते हैं, बाद में तो सिर्फ मिलान करना पड़ता है कि शुद्ध है कि नहीं, नंबर क्या है, पर बात तो याद रहती है, तब जा करके आप दे सकते हो कोटेशन, नहीं तो दे ही नहीं सकते। उदाहरण किस आधार पर दोगे? तो तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि कुछ कंठस्थ हो। चौथी क्वालिटी सुनो, कुछ विद्यार्थी पढ़ते भी है, सुनते भी है, कुछ स्मरण भी करते हैं, पर कभी कुछ पूछते नहीं है। पूछने की भी एक बीमारी लगनी चाहिए। यहाँ बैठे हैं ना, कोई ऐसे होना चाहिए चैन से बैठे नहीं, बार हाथ खड़ा ही नजर आए। पूछना चाहिए। प्रश्न एक स्वाध्याय का भेद है, शर्माना नहीं चाहिए। कितने ही लोग शर्माते, कोई कहते हम इसलिए नहीं पूछते, डांट देंगे। तो मैंने कहा डांट देंगे तो क्या हुआ, बढ़िया ही है। डांट बुरी होती है क्या? एक दफे हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए, तो उन्होंने एक वाक्य बोला, गुरुजी के दर्शन मिल जाए तो भाग्य है, प्रवचन मिल जाए तो महाभाग्य है, और डांट मिल जाए तो अभाग्य है। कौन किसको डांटता है? तुम पर प्यार होगा तो डांटेंगे, तुम्हारा भला चाहेंगे तो डांटेंगे। आज डांट खा लोगे तो बढ़िया है, सब कमियां निकल जाएगी, सब ये मान सब फेंक दो, कुछ नहीं रखा। इसलिए थोड़े बेशर्म होकर के पूछना चाहिए, बार पूछना चाहिए, आता हो तो भी पूछना चाहिए, और स्पष्टीकरण होता है। पूछने से बहुत लाभ है, इसलिए तो पूछना चाहिए।
या तो वे बहुत संकोची होते हैं या विषय पर गहरा चिंतन ही नहीं करते हैं। चिंतक प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे ही शांत उदास भाव से सब कुछ पढ़। कुछ लोग ऐसे होते बिल्कुल वैरागी से, जय हो प्रमाणम, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। उन्हें कभी कोई जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे परम वीतरागी उदास से बैठा। हम तो रोज सुनते हैं जी, क्या रोज सुनते हो तुम? परंतु इससे उनके अंतर मन की शल्य दूर नहीं होती। अतः संकोच छोड़कर सक्रिय होकर बारंबार अनेक प्रश्न पूछना चाहिए, इससे विषय स्पष्ट होता है। अतः कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमें विषय समझ में आ गया, अतः हम कुछ पूछते नहीं। परंतु गहराई से देखो तो ऐसा नहीं होता है, कहीं न कहीं कुछ कमी रहती है। यदि वे गहराई से चिंतन करें तो अवश्य कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तथा यदि समझ में आ गया हो तब भी उसे यदि फिर से पूछा जाए तो विषय का विशेष स्पष्टीकरण होता है। अतः पूछना भी अवश्य चाहिए। तो कुछ सब तरह से बोला जाता है। कभी ये बोला जाता है, जो चीज तुम्हें आती हो क्यों पूछ रहे हो फालतू में, मत पूछा करो। कभी ये भी बोला जाएगा, आ रही हो तो भी पूछा करो। यही शादवाद है। कसाय नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कर सकते हो, बस कसाय नहीं होनी चाहिए। तत्व ज्ञान की पवित्र भावना से आप कुछ भी करो तो सब जायज है। देखो चौथा, पांचवा, कुछ विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, स्मरण भी करते हैं, पूछते भी हैं, पर कभी कुछ लिखते नहीं हैं। हम में तो नहीं है ऐसे। इसलिए उन्हें अपने ज्ञान का कच्चापन पता नहीं चलता है। आपको लग रहा है मुझे 6 द्रव्य समझ में आ गए, मैं कहूँ लिखो, तो लिखते ही कलम नहीं चलेगी, एक वाक्य नहीं बनेगा। उत्पाद व द्रव्य तो समझ में आया, अनेकांतवाद समझ में आया, हाँ जी आया, तो लिखो। तो फिर एक वाक्य नहीं बनता है। लिखने से पता चलता है कि हमारा ज्ञान कितना कच्चा है, इसलिए लिखना चाहिए। तो इसलिए उन्हें अपने ज्ञान का कच्चापन पता नहीं चलता है। किसी भी विषय को जब हम स्वयं लिखने बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। अतः प्रतिदिन थोड़ा बहुत लिखना भी अवश्य चाहिए। लिखने से हमारा ज्ञान सुव्यवस्थित होता है। एक एक वाक्य बहुत सोच समझ के लिखा है, इम्पोर्टेंट है। अतः लेखन को भी उत्तम विद्यार्थी का एक आवश्यक कर्म समझना चाहिए। लेखन से तात्पर्य यहाँ कोई यूं ही इधर उधर से कुछ भी लिख लेना या सामान्य नोट्स बना लेना मात्र नहीं है, अपितु किसी शीर्षक से, अभी शीर्षक पढ़ रहे थे ना, एक शीर्षक बनाकर लेख, निबंध आदि व्यवस्थित रचना तैयार करना है। इसी से विद्या परिपक्व होती है। तथा यदि कदाचित कोई विद्यार्थी बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख पा रहा हो, देखो सुनो, पहले तो कहा लिखो, लेख लिखो, काव्य लिखो, कुछ लिखो, प्राकृत में लिखो, संस्कृत में, हिंदी, मराठी, कुछ भी लिखो, और फिर भी कोई कहे नहीं मैं तो नहीं लिख पा रहा, तो उसको भी कहा कि यदि कदाचित कोई विद्यार्थी बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख पा रहा हो तो भी उसे नित्य अपनी डायरी में ही कुछ ना कुछ अवश्य लिखते रहना चाहिए। एक डायरी बनाओ, आज क्या क्या सीखा, सुना, समझा, पढ़ा, वो लिखो, पर लिखो किसी भी विषय पर उसके क्या विचार हैं इत्यादि, इससे बहुत लाभ होता है। डेली लिखना ही लिख। आप प्रवचन भी सुन के गए हो ना, तो जाकर डायरी में लिखो आज के प्रवचन का सार लिखो, यही टॉपिक है, यही हेडिंग है,
लेकिन आपको वो प्रवचन का जबरदस्त लाभ होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। मेरी आज की ज्ञानाराधना ऐसा हेडिंग डालो और आज क्या सोचा, लिखा, पढ़ा, क्या किया, क्या वो सब लिखो और अंतिम आवश्यक सुनो। देखो, कुछ विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, स्मरण भी करते हैं, पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, पर कभी कुछ दूसरों को पढ़ाते नहीं हैं। किंतु पढ़ाना भी उत्तम विद्यार्थी का एक दैनिक आवश्यक कर्म है, क्योंकि पढ़ाने से विद्या बहुत वृद्धिंगत होती है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चो त्यो त्यो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। खूब पढ़ाओ, पढ़ाने से बहुत लाभ। कोई ना मिले तो अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे बच्चे किसी को पढ़ाओ, और पढ़ाओ, जबरदस्ती पकड़ के पढ़ाओ, पढ़ना पड़े। अरे ये भी एक कला है, ऐसी नौबत नहीं आएगी जबरदस्ती पकड़ने की, पर पढ़ाना चाहो तो बहुत लाभ होता है। एक आदमी भी मिले तो पढ़ाओ उसको। हमको क्लास नहीं मिल रही है, नहीं, ज्यादा नखरे मत करो, अभी योग्य बनो, तब सब काम हो जाएंगे। शुरू में ही सब चीजें नहीं प्राप्त होती है, पर पढ़ाना जरूर चाहिए। एक एक बच्चे को पढ़ाओ। मैं बच्चों को पाठशाला भी पढ़ाता हूँ, मैं बुजुर्गों को भी पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाते खूब पढ़ाते। रोज एक दिन बिना पढ़ाए नहीं बीतता, पढ़ाना ही है। तो देखो, पढ़ाना भी उत्तम विद्यार्थी का दैनिक आवश्यक है। पढ़ाने से विद्या बहुत वृद्धिंगत होती है। पढ़ाना, देखो ये कितना अच्छा वाक्य लिखा है। पढ़ाना पढ़ने का ही एक उत्तम प्रकार है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। कितनी अच्छी लाइन है। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आप क्या समझ रहे हो? जब मुझे कुछ पढ़ाना होता है ना, तो उपयोग बहुत कंसंट्रेट होता है, और वहाँ जाके पढ़ाना है। कोई प्रश्न पूछे तो तैयार करके जाते हैं आगे पीछे। इसलिए पढ़ाने से बहुत लाभ होता है। दूसरों को पढ़ाने से विषय पर पर्याप्त ऊहापोह होता है, और उससे विषय का हर पक्ष भली भांति स्पष्ट हो जाता है। उसमें कहीं कोई शंका शेष नहीं रहती। अतः उत्तम विद्यार्थी को प्रतिदिन थोड़ी देर दूसरों को पढ़ाना भी अवश्य चाहिए। पढ़ाने से कुछ अंश में गुरु ऋण भी चुकाया जाता है। हमें भी तो किसी ने पढ़ाया है ना। मैं बहुत दफे कई समाज में जाने की, कुछ कभी कभी मन कमजोर होता है तो ये याद आता है, हमको भी तो समाज ने पढ़ाया है। कितना उपकार है जिन्होंने हमको पढ़ाया। हम नहीं जाएं तो हमारे ऊपर ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए ही चलो भैया। पढ़ाने के लिए यदि अन्य कोई छात्र आदि न मिले तो अपने ही मित्रों या परिवारजनों को पढ़ाना चाहिए, पर पढ़ाना अवश्य चाहिए। इससे अनेकानेक लाभ होते हैं। सुबह उन्होंने कहा था ना, अध्यक्ष जी ने, मेरी पत्नी दिन में 3 बजे स्वाध्याय पढ़ाती है। पढ़ो, घर में बैठ के पढ़ो, पति पत्नी को पढ़ाओ, पत्नी पति को पढ़ो, कोई तो पढ़ो। आपस में क्लास लगानी ही चाहिए। अपना ज्ञान पढ़ाने से बहुत निर्मल और व्यवस्थित होता है। ध्यान रहे, पढ़ाते समय अहंकार आदि की कोई दुर्भावना मन में न हो। विषय वस्तु को समझने समझाने की ही पवित्र भावना हो। अब आखिरी पैरा सुनो। इस प्रकार मेरा अनुभव है कि जो विद्यार्थी उक्त 6 आवश्यक कर्मों का नित्य सेवन करेगा
वह निश्चय ही उच्च कोटि का विद्वान बनेगा और भली भांति स्व एवं पर दोनों का हित संपादन करेगा। ऐसा विद्यार्थी जगत में मंगल स्वरूप होगा, त्रिलोक पूज्य बनेगा। ऐसे विद्यार्थी को मेरा भी विनम्र प्रणाम हो। मैंने मेरे प्रिय विद्यार्थी से शुरू किया था और अंत में क्या कहा? मेरा विद्यार्थी त्रिलोक पूज्य बनेगा, मैं उसे प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर लेख है। कोई मेरे से कहे ना, आप कोई मेरे से पूछे आप मुझे कोई खास बात सिखा दो, पढ़ा दो, तो मैं ये कहूँगा, परम हित की बात मेरी दृष्टि में यही है। ये काम रोज करो, बहुत आप तो लिखो, आज संकल्प करो, लेखनी उठा लो, बस अब चिंता नहीं। और एक भी दिन रुकना नहीं, आए या ना आए, गाना आए या ना आए, लिखना आए या ना आए, लिखना चाहिए। आप रोज लिखो, चिंता मत करो। देखो, मैं अगली वर्कशॉप तक आऊंगा, तब तक क्रांति हो जाएगी, बहुत काम होगा। करो, अब थोड़ी देर प्रज्ञा सुनाएगी। एक बात कहना था। हाँ बोलो बोलो। अब प्रश्न शुरू हुई ना, देखो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका लेख दिल से सुना। हाँ। दिल कह रहा है प्रश्न पूछने का। वाह कंठस्थ कैसे करना, प्रश्न सताता है स्मरण शक्ति का। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में इसका उत्तर दे रखा है। धीरे धीरे याद करने से ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। देखो सुनो, पहला श्लोक याद करोगे तो हो सकता है 8 दिन लग जाए, दूसरा श्लोक 7 दिन में करोगे, तीसरा 6 दिन में करोगे, चौथा श्लोक 5 दिन में करोगे, अगला श्लोक 2 दिन में करोगे, फिर 1 दिन में करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि एक श्लोक को याद करने में 5 मिनट लगेगी। ये हमारे अनुभव की बात बता रहे, मैं अपने अनुभव की बता रहा हूँ, मैं मेरी भी बता रहा हूँ, और मेरे बहुत बिल्कुल जिसको ढपोर संख विद्यार्थी कहते हैं, बिल्कुल उनकी बात बता रहा हूँ, कहाँ के कहाँ पहुँच गए। मूलाचार में लिखा है, विनेण सुध मदीदम जम किम विपमादेण होदि विसरिदम। कोई विनय से अच्छे मन से स्वाध्याय करे, भले उसे कुछ याद नहीं रहता हो, थोड़ा बहुत रहे तो भूल भी जाए, पर उसका ये स्वाध्याय बेकार नहीं जाता, उसका ज्ञानावरण का तीव्र क्षयोपशम होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में श्रुत केवली केवली बनता है, श्रुत केवली बनता है, द्वादशांग का पाठी। आत्मा में अनंत शक्ति है। हमने कदाचित अनादि काल में पूर्व में कोई अज्ञान के कारण ज्ञान की विराधना करके तीव्र ज्ञानावरण का बंद कर रखा है, इसलिए अभी हमको याद होता नहीं है। लेकिन आप रुचि से लगो, ज्ञान से प्रीति करो, ज्ञानाराधना में सहयोग करो, दूसरों को सपोर्ट करो, आप बहुत जल्दी याद करने लगोगे, बहुत तेजी से याद होगा। आप कभी भी ज्ञान के काम में अंतराय मत करो, बल्कि सहयोग करो, ज्ञान के लिए दान करो, ज्ञान के को बढ़ावा दो। देखो थोड़े ही दिन में चमत्कार होगा। तो ऐसा होता है, सब याद होगा, खूब होगा। आपके दिल से जो ये प्रश्न उठा है, यही रास्ता कर देगा। आज के पहले ये प्रश्न ही नहीं उठा होगा, कैसे याद करें? याद करोगे तो हो जाए। अरे मुझे होता नहीं, कैसे हो? सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। कदाचित ऐसा होता है, नहीं भी होता है,
लेकिन अपने कोशिश करते रहो। रसरी आवत जात ते करत करत अभ्यास के शिल्प परत निशान। रसरी आवत जात ते सब हो जाता है। जड़मती हो तो सुजान। तो मेहनत करने से सब काम होता है। बहुत बढ़िया लेख है ये। अच्छा, हाँ बोलो भाई। पंडित, जैसे अपनी चर्चा हुई उसके आधार से मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ। कि जो भी हम खोजी वृत्ति होनी चाहिए हाँ, रिसर्च के लिए, हाँ। तो जिस विषय पर हमें रिसर्च करनी है तो उसके संबंध में ग्रंथों का चयन या वही। पुस्तकों का चयन वो कैसे करें? एक प्रश्न इन्होंने पूछा दिन में, मैंने कहा सबके बीच ही उत्तर दूंगा, इनको दिया नहीं था तो अभी इन्होंने फिर पूछ लिया। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका भी। इनने प्रश्न उस संदर्भ में पूछा कि जैसे उनने मेरे से कहा कि जैन न्याय के तो 2-3 ग्रंथ है, तो मैंने उनको 1 महीने में 300 ग्रंथों की लिस्ट बना करके दे दी। तो इन्होंने पूछा आपने कैसे दे दी, आपने कहाँ से खोजा, कैसे हम खोजे कैसे। ये हमारी कार्यशाला, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है, कार्यशाला का मुख्य प्रश्न है कि हम चीजों, ये भी उत्तर देंगी कि हम चीजों को खोजें कैसे, खोजने का क्या उपाय है। देखो ये एक समझना बहुत जरूरी है, कैसे चीजों को खोजी जाती है। जब आप कोई भी रिसर्च करेंगे, एक शोध पत्र लिखेंगे, तो खोजते कैसे हैं। आपको असल में कुछ अच्छी किताबों का पता नहीं है जिनमें ये माल भरा होता है। जैसे जैनेन्द्र सिद्धांत को, उसमें भंडार भरा है। अगर आपको खोजना आता हो, कितने लोगों को डिक्शनरी देखना नहीं आता है, तो वो आना चाहिए। अगर आप जैन दर्शन में सैकड़ों कोश ग्रंथ है, उन कोश ग्रंथों को पलटेंगे तो बहुत पता चलेगा। अब जैसे ग्रंथ कहाँ खोजे, तो नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य की एक किताब है, उसका नाम है तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। और उसमें चौथे भाग में अंत में ग्रंथों की, ग्रंथकारों की सूची दे रखी है। आप उसको पलट करके उस पेज पर चले जाओ। अच्छे रिसर्च के जो ग्रंथ होते हैं उनमें अंत में एक शब्दानुक्रमणिका लगी होती है। उन मान लो मैं दौलत राम जी पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप जगह जगह के दुनिया भर के साहित्य कोश भी ढूंढो, जगह जगह की लाइब्रेरी, उनमें आप डी पे जाकर के देखो दौलत राम पर क्या लिखा है किसी ने, आपको बहुत मैटर मिलेगा। आप ऐसे जो स्टैंडर्ड के शोध ग्रंथ है, स्टैंडर्ड के शोध ग्रंथालय है, उनमें खोजोगे तो आपको बहुत सामग्री मिलेगी। एक जैन साहित्य का इतिहास निकला है, वो 7 भागों में है, यहाँ रखो तो इतना बड़ा हो जाता है। साहित्य इतिहास के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें बहुत मैटर मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास अलग है, जैन साहित्य का इतिहास अलग है, कैलाश चंद जी का अलग है, नाथूराम जी प्रेमी का अलग है। कितने लोगों की किताबें हैं। कुछ किताबें ऐसी है जो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए, उनसे वो सब सामग्री आप आसानी से खोज सकते हो। और साल में एक आधा बार किसी अच्छे विद्वान को फोन कर लिया करो। होली दिवाली तो नमस्कार अभिनंदन कर लिया करो। कभी आज नया साल है, 10 विद्वानों से संपर्क बना के रखो। बेटी दामाद इनसे, रिश्तेदारों से तो रखते हो। मैं जरूर किसी न किसी विद्वान को फोन करते रहता हूँ, ऐसा जाता ही नहीं, समय नहीं जाता। कोई न कोई विद्वान को फोन करूँगा, कुछ ना कुछ। बस आज मेरा जन्मदिन था, सोचा आपका आशीर्वाद ले लूं। सो आज दिवाली है इसलिए किया, आज नया साल है इसलिए किया। कोई दिन ठीक आएगा, फोन कर दूंगा किसी न किसी को। तो आप भी अच्छे विद्वानों की संगति करो। जब विद्वानों की संगत, उनसे पूछो
कि जैन न्याय ग्रंथ खोजने कहाँ मिलेगा, सामग्री कहाँ मिलेगी, ये विद्वानों से पूछने से। अब न्याय पर कौन कौन काम कर रहा है मैं उनको भी पूछूंगा कि वो डॉक्टर साहब वो वाला ग्रंथ कहाँ मिलेगा और कौन सा देगा। एक पूछो 4 पता चल जाता है, 1 गेट 1 फ्री। तो ये सब तरीके खोजने के होते हैं, खूब खोजा जा सकता है। सच्ची जिज्ञासा हो, मकान चाहिए हो तो मकान खोज लेते हैं ना, सब चीज, साड़ी कहाँ मिलती है, कपड़े कहाँ मिलते हैं, वो कैसे आते हैं, बस ऐसे ही ये आते हैं। कौन चीज कहाँ मिलेगी, सब मिल जाती है। और थोड़ा सा टेस्ट लगेगा ना, उसके बाद तो बार बार उपयोग वही भगेगा, लाओ पलटो ऐसे। बहुत अच्छा, आनंद आएगा। आओ प्रज्ञा सुनाओ। किसी को और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, कोई चर्चा हो तो समय करो। हो गया हमारा। उनको कैटलॉग की ऑनलाइन बहुत सारे कैटलॉग हैं, उनमें से- कैटलॉग देखना चाहिए, बहुत सारे कैटलॉग बने हुए हैं। इसमें जैन कनेक्ट सिद्धांत- नहीं हो रहा है, मुझे दिखाना आपको। कल संडे है तो वो हाँ, किसी का एक इंटरनेट जैन और ई कनेक्ट लाइब्रेरी करके। करके ग्रुप है, जैन ई जैन लाइब्रेरी है। मैं तो कल उसमें आपको- खोल के जमाना दिखाऊंगी बहुत- सारे। हाँ, विद इन सेकंड में वो पीडीएफ भेज हाँ देते हाँ, हैं मैं किसी भी कोई ग्रंथ की। मेरे पास है, मैं कोई भी किताब तुरंत ढूंढ लेता हूँ, हाँ। तुरंत ढूंढ लेता हूँ। आज वो जमाना गया कि मुझे वहां जाना पड़ेगा। और आपको बताऊं, मेरे पास सबके कोबा की लाइब्रेरी के नंबर है, कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी के नंबर है, कौन किताबें कहाँ मिलती है। मेरे मोबाइल में किसी के नंबर सेव हो या नहीं हो, किताबें कहाँ कहाँ मिलती है उनके सबके नंबर सेव हैं। मैं उनको पूछूंगा ये कहाँ मिलती है, आपके पास है क्या, आपके बुक स्टॉल पर है क्या। तो वो सब जरूरी है। रायचंद्र आश्रम पर किताब चाहिए तो मेरे पास नंबर है, मैं अभी आपको फोन करके बता सकता हूँ। सोलापुर वालों का नंबर है मेरे पास, संगीत जी ग्रंथमाला का नंबर है। ये सब जरूरी है ना हमको, हम इसके बिना नहीं जी सकते, ये हमारे हाथ पैर है। तो टूल्स अच्छे हो तो आप बढ़िया काम कर सकते हो। तो आपके पास एक अच्छा स्टडी रूम होना चाहिए, एक स्टडी टेबल हो। मैं शुरू में जब पढ़ता था तो मेरे पास सोने के लिए बिछाने को गद्दा कम है, खाना बनाने के बर्तन कम है, मैं बहुत कम बर्तन में खाना बना के खा, लेकिन कुर्सी टेबल जरूर है। जब मेरे पास में कुछ न, मेरे पूरे घर का सामान इतना सा था कि मैं 2 हाथ में उठा लूं, पूरे घर का सामान। रसोई भी खुद बना के खाता रहा, बाजार में खाना नहीं खाया, तब भी मेरे पास इतना सा सामान था। लेकिन कुर्सी टेबल एक अलग जरूर है, उसके बिना मेरा गुजारा कभी नहीं हुआ। मुझे स्टडी रूम जरूर चाहिए, अपना कमरा जरूर चाहिए, टेबल पर पेन चाहिए और पेन भी बढ़िया चाहिए। घिस घिस के रो के चलने वाला पेन मुझे पसंद नहीं है। पेन बहुत बढ़िया चाहिए, बढ़िया मतलब कीमती नहीं, चलना ऐसा नहीं कुछ लिख रहे हो बीच बीच में रुक रहे, रुकने वाला पेन मुझे पसंद नहीं है। पेन लिखे तो लिखे बढ़िया, और 2 होने चाहिए, पेंसिल भी होनी चाहिए, रबड़ भी होना चाहिए, इरेजर भी। ये सब चीजें टेबल पे होती ही होती है। अभी सबकी जगह तो इसकी हो जाती ना, टैब पे लैपटॉप में किसी की जरूरत हाँ तो अच्छा है बढ़िया है, जो उनको यूज करे। हम अभी थोड़े पुराने ही हैं, लेकिन अच्छा है ये, इसमें देखो सब कुछ है, पर कुछ होना चाहिए, तब जाके आप बढ़िया काम कर सकते हो। अच्छा, अभी जो हम सब बोल रहे थे, जो रेफरेंसेस देते हैं हम, हाँ तो वो तो किसी पुराने अपने या किसी ने संशोधन करके अपना मत लिखा होता है, फिर वही सारी बातें दोहराते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं, कहा, ऐसा इन्होंने नहीं होता। ऐसा हम कहा। खाली दोहराते नहीं है, हम जब काम करते हैं ना तो उसमें हमारा चिंतन उसमें मिलता है, और हम उनको अपने नजरिए से देखते हैं। वो एकदम नकल नहीं होती है, हम अपने ढंग से उन चीजों को समझते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। गाथाएं वगैरह खोजने हो बड़े बड़े तो उद्धरण कोश होते हैं,
किसी के 2-4-5 किताबें संपादन कला पर पढ़नी चाहिए, 2-4 पांडुलिपि विज्ञान पर पढ़नी चाहिए, किसी एक आधा ग्रंथ का संपादन करना चाहिए, तब जाकर के ये सब चीजें आ जाती है। एक जैन लक्षणावली भी है। जैन लक्षणावली बहुत बढ़िया ग्रंथ है। ऐसे कुछ चीजें हैं जिनसे सब चीजें आसानी से खोजी जा सकती है। खोजने वालों की संगति करो थोड़ी सी तो सब मिल जाएगा। नहीं कोई नहीं, अरे आजकल तो फोन से हो जाती है बातें, कभी कभी कुछ पूछो तो सब मिलता है। आजकल तो व्हाट्सएप होता है, लिख दो ये चीज चाहिए, वो कई तो अच्छे ग्रुप हैं, उन पर लिख दो तो उत्तर मिलता है। बहुत सारे प्रश्न नहीं मिलते, ये किताब कहाँ मिलेगी, हम पूछ लेते हैं हमारे स्नातक परिषद को, तुरंत किताब मिल जाती है। किताब के भी ग्रुप है, आपको कोई किताब चाहिए हाँ, तो डाल दो, किताब के तो भी किताब ग्रुप है, भी आपको किताब। अवेलेबल करा, पीडीएफ होगी तो अवेलेबल कर देते हैं। पर ये है, कुल मिलाकर कहना ये है कि देखो जैन संस्कृति बहुत सिकुड़ती जा रही है और उसको अगर संभालना है, रक्षा करनी है, उसको स्थापित करना है, तो आज बहुत लेखकों की जरूरत है, बहुत लेखक चाहिए, तब जाकर बढ़िया कुछ काम हो सकता है। चल। ज्ञानानंद स्वामी कहीं घेरा है ना? नहीं 9:30 बजे